हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफआईआर में चेंजेस क्या आए हैं इसके ऊपर। तो पहले हम एफआईआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एफआईआर क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले लेट सपोज़ ये आप हो, ठीक है। अब आपके साथ कोई एक ऑफेंस होता है। ये ऑफेंस जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे पता चलेगा? जब आप शेड्यूल के अंदर कॉलम नंबर 4 देखोगे तो वहाँ पर जो भी ऑफेंस लिस्टेड होगा वो कॉग्निजेबल होगा, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अब आपके साथ कोई ऑफेंस जो हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन दो जगह दे सकते हो, या तो कोर्ट में या तो फिर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो लेट सपोज़ अगर आप उसको कोर्ट में देते हो, तो अगर आप कोर्ट में देते हो तो इसे कहेंगे हम कंप्लेंट। अगर आप पुलिस स्टेशन में देते हो तो इसे कहेंगे हम एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या रिपोर्ट मेड ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस बाय द इन्फॉर्मेंट। अब इन्फॉर्मेंट कौन होगा? इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, इवन अ स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो बी इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट में आपका एक्यूज़ भी हो सकता है, आपका विक्टिम भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसको भी फैक्ट्स की नॉलेज है, जो फैक्ट से एक्वेंटेड है, हु इज़ एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ एफआईआर। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या हैं। तो एफआईआर जो था वो पहले 154 सीआरपीसी के अंदर था और अब ये 173 सीआरपीसी के अंदर है। हमारा टॉपिक जो है वो है आज चेंजेस इन एफआईआर। तो एफआईआर में क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चेंज है वो है सेक्शन नंबर। ठीक है, सेक्शन नंबर जो था वो पहले सेक्शन नंबर 154 था, अब ये सेक्शन नंबर 173 है। ठीक है, ये तो बेसिक चेंज है। दूसरा पॉइंट आया कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस वालों को, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसको आप कैसे दे सकते हो। पहले इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ ओरली वहाँ जाकर थाने में मुँह ज़बानी या फिर लिखित एफआईआर के ज़रिए आप दे सकते थे। तो आप या तो एक रिटन एफआईआर लेके जाते थे, ठीक है, या फिर वहाँ जाके ओरली बोलते थे और फिर वो बाद में इन रिटर्न रिड्यूस हो जाती थी। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि अब ई एफ आई आर का कंसेप्ट आया है। तो ई एफ आई आर क्या हो सकती है? देखो, ई एफ आई आर 2 तरीके से हो सकती है। ई एफ आई आर के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो लेट सपोज कि आपने इस पुलिस ऑफिसर को व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी कि जज साहब, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। एक लड़की थी, उसके पीछे उसकी कार को फॉलो करते हुए 2 गुंडे लग गए। ठीक है, उन्होंने पीछे का फॉलो करा, तो उसने क्या करा, अपनी इंस्टाग्राम लाइव आके जो है वो वीडियो जो है पुलिस वालों को टैग करी कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं इस जगह पे हूँ, मेरे पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं और अब वो मेरी जान ले लेंगे, आप प्लीज़ एक्शन लीजिए इसके ऊपर। तो अगर ये इंस्टा लाइव पे आए और इंस्टा लाइव पे आकर यहाँ पे हरियाणा पुलिस को ये टैग करें, ठीक है, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली दी जा रही है। व्हाट्सएप पे अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉनिकली दी जा रही है। तो एक तो हो गया ये वाला तरीका कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो। दूसरा क्या हो गया कि जो पुलिस पोर्टल्स होते हैं, अगर आप पुलिस पोर्टल्स के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दो, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर दो, तो ये हो गया ई एफ आई आर का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली देना, वो भी ई एफ आई आर में आती है, और जो दूसरा आप ऑनलाइन एफ आई आर का जो इन्फॉर्मेशन है जो आप अपलोड करते हो, कौन सा ऑफेंस हुआ, किसने करा, डेट एंड टाइम, जो फॉर्म्स फिल करते हो आप पुलिस पोर्टल्स पे जाके, एक वो भी एफ आई आर लॉन्च होता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार ना ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये वेरीफाइड नहीं होती। हमें पता नहीं होता कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, क्या पता आप प्रैंक कॉल कर रहे हो, कुछ पता नहीं है। तो इस इन्फॉर्मेशन का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है, जिसकी वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे अंदर ये प्रोविज़न लाया गया है कि
कि अगर आप EFIR करते हो, तो आपको उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा विद इन द 3 days ऑफ इट्स कम्युनिकेशन। आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे साइन करने आना होगा। जब आप साइन करने आओगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है और वाकई आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू करें, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप लेट सपोज 3 दिन में नहीं आते, सपोज एग्जांपल देखो क्या होता है कि ए नाम का बंदा है, अगर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये इसके पास 3 days का टाइम था कि ये जाए और वापस पुलिस स्टेशन में जाए, वहाँ पे साइन करवाए, ठीक है, साइन करवाए। अब इसने नहीं करा तो इसको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है पुलिस को, तो पुलिस वहाँ पे जाकर एक बार पेट्रोलिंग कर सकती है, वहाँ पर जाके चेक कर सकती है। अगर कोई ऑफेंस हुआ तो ये बंदे ने तो FIR नहीं करवाई ना, क्योंकि इसने तो 3 दिन में साइन नहीं करवाया। तो वो जो यहाँ पे जो भी पुलिस पर्सोनल जाएगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक FIR लॉन्च की जा सकती है। तो वैसे भी अगर कर लेंगे, अगर वो वाकई जेन्युइन हुआ तो, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो फिर हम इसके ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस ले सकते हैं कि आपने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए, तो कंसेप्ट आया EFIR का नया, ये एक न्यू चेंज आया है जो कि BNSS में देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 173 के अंदर, कि आपको EFIR का जो है अब फैसिलिटी मिली है। आप जाओ, आप इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन दे सकते हो, आप पुलिस पोर्टल्स पे EFIR जो है लॉन्च करवा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन देते हो तो आपको उस कम्युनिकेशन के ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर आके पुलिस स्टेशन के अंदर साइन इन करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्लेस ऑफ FIR। देखो जी, लेट सपोज ये आपको ए नाम का पर्सन है, ठीक है। अब इसकी एक सिस्टर है, ये सिस्टर जो है वो इस जगह पे कॉलेज में पढ़ने जाती है, ठीक है। ये कॉलेज मान लो X जगह पे है और ये प्लेस Y पे है, ठीक है। जो आज लेट सपोज फ्राइडे को ये लड़की जो है कॉलेज गई और वापस ही नहीं आई। अब घर वालों को चिंता हो गई कि लड़की का फ़ोन बंद है और वो वापस तो आई नहीं अभी तक, इस टाइम तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो अब इनको FIR करवानी है कि जी हमारी लड़की को किसी ने अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर ऑफेंस हुआ है क्योंकि कॉलेज तो वहीं गई थी, वहीं से तो उसको किडनैप करा गया है, ठीक है। तो क्या वो प्लेस Y वाले पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवा सकते हैं? देखो पहले क्या करते थे वो लोग जो पुलिस वाले होते थे, कहते थे जी हमारे यहाँ का एरिया नहीं है ये, आप उधर ही जाओ जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर ऑफेंस हुआ वहाँ पर जाओ। फिर कंसेप्ट आया ज़ीरो FIR का कि जी सीरियस ऑफेंसेस जो होंगे, सीरियस ऑफेंसेस में इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया कहाँ पर ऑफेंस हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस वाले पुलिस स्टेशन में भी जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वो आप वहाँ पर जो है FIR करवा सकते हो, ठीक है। इसी चीज़ को कोडिफाई कर दिया गया कि अब हर ऑफेंस के अंदर जो है और एरिया जो है, एरिया प्लेस ऑफ ऑफेंस वाला एरिया जहाँ पे ऑफेंस हुआ था वो अब इममटीरियल है, ठीक है। देखो एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहे सीरियस हो चाहे लेस सीरियस हो चाहे कैसा भी हो, आप अगर ऑफिसर इंचार्ज को दे सकते हो किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन के, ठीक है, किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन के। अब एक पॉइंट आता है, ठीक है, लेट सपोज आपने इस पुलिस स्टेशन के एरिया को इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये आपकी FIR लिख लेंगे क्योंकि इनके ऊपर ये ड्यूटी बाउंड है FIR लिखने के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करेंगे। आपकी FIR फिर यहाँ से इस वाले पुलिस स्टेशन को सेंड कर दी जाएगी, फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अगर मान लो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी स्टार्ट, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन विशेट हो जाएगी? नहीं, वो एक मेयर इरेगुलरिटी होती है। अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो ज़ीरो FIR का कंसेप्ट जो है अब वो कोडिफाई कर दिया गया है कि अब कहीं भी किसी भी एरिया पे अगर ऑफेंस हुआ है तो आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी सूचना दे सकते हो, उसके ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उधर ही होगी जहाँ पर ऑफेंस हुआ था। लेकिन अगर मान लो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है तो वो इन्वेस्टिगेशन विशिएट नहीं होगी, वो एक मेयर इरेगुलरिटी मानी जाएगी। कोई भी आपको क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी कि आप एम्पावर ही नहीं थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो आपने क्यों इन्वेस्टिगेट करा, ऐसे ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। चलिए
अब ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट अगर हम देखें पुराने टाइम पे, पुरानी सीआरपीसी के अंदर, तो बहुत सारे केसेस के अंदर ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन कोडिफाइड नहीं करा गया था। तो इन्हीं केसेस को कोडिफाई करके यहाँ पर बीएनएसएस में डाला गया है। जैसे निर्भया गैंगरेप केस, भनवरी देवी केस, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुशाप सूडान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ज़ीरो एफआईआर इज़ मैंडेटरी, कि ज़ीरो एफआईआर जो है वो मैंडेटरी है, कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है और बोलता है कि जी आप ज़ीरो एफआईआर लिख दो, प्लीज़ आप एफआईआर तो लिखो कम से कम, तो वो एफआईआर लिखवाना वो मैंडेटरी है। ठीक है। फिर एक और केस आया था, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, इन्होंने भी ज़ीरो एफआईआर के बारे में बात करी थी। क्लियर हो गया। अब ज़ीरो एफआईआर बेसिकली तब सीरियस ऑफेंसेस में होती थी, लेस सीरियस में तो नहीं होती थी खैर, लेकिन बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर जो है, ज़ीरो एफआईआर जो है कहीं भी आप कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर एफआईआर, तो पहले कोई कंसेप्ट नहीं हो करता था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का, कोडिफाइड तो बिल्कुल नहीं था। एक जजमेंट आई, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 की। इसमें बोला गया कोर्ट ने, लर्नड ऑनरेबल कोर्ट ने, कि जो आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो आप कर सकते हो। ठीक है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो ये वाले ऑफेंसेस थे, एक जो इसके अलावा कोई और ऑफेंस होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले इन ऑफेंसेस में जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, जैसे मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो गए, या अपना दहेज का मामला हो गया, या फिर क्रूअल्टी का मामला हो गया, डीवी वाले मामले हो गए। क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार चांसेस होते हैं कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड पे फेक केस भी कर सकती है, फेक डाउरी के केसेस भी बहुत होते थे, इसीलिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर दी गई है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हो सकते हैं, करप्शन केसेस हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो सकते हैं, तो इनके अंदर तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है। इनके अलावा कोई और ऑफेंस है, एनी अदर ऑफेंस है, तो यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज तभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है जब उसको डाउट है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पता नहीं चल रहा कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के कंसेप्ट को कोडिफाई कर दिया गया है। उन्होंने बोला कि जी सेक्शन 173 क्लॉज 3 कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्डिंग है, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा है, 3 to 7 ईयर्स के बीच का है। अब 3 to 7 ईयर्स में तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है, क्या इससे पहले वाले में और इसके बाद वाले में अलाउड है कि नहीं है, उसके ऊपर लॉ साइलेंट है, उसके ऊपर हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम देखें कि हमें नहीं पता चल रहा, जैसे एग्जाम्पल ललिता कुमारी वाले केस को देखें, लेट सपोज ए ने बी का मर्डर कर दिया है, तो अब मर्डर तो कर दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि भैया मर्डर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चल रहा कि जी आप आइए एक बार देखिए, जी आप आइए, कुछ तो हो गया है, कुछ तो हो गया है, और कुछ पता नहीं चल रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तब जाके हम इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन्फॉर्मेशन पता है कि वाकई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता है, देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता होना या ना होना पे ये नहीं है कि पुलिस वालों को लॉ नहीं आता, ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। तो 3 to 7 ईयर्स वाले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, आपकी इन्फॉर्मेशन से डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके नीचे वाले और इसके ऊपर वालों में लॉ साइलेंट है, हमें नहीं पता कि अब आगे जाके पता चलेगा कि क्या उन ऑफेंसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। ठीक है। तो अब कैसे करनी है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है पहले एक परमिशन लेगा डीएसपी से, डीएसपी के रैंक के ऑफिसर से या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेगा कि मैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता हूँ इसके ऊपर, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर वो अलाउ करेंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो वो अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किस चीज़ के ऊपर होगी कि जो ऑफेंस का नेचर ये है, ऑफेंस की ग्रेविटी ये है, और मुझे बस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्यों करनी है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या प्राइमा फेसाई कोई केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यहाँ फेक केस नहीं है। देखो इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये नहीं कह सकते कि केस असली है कि फेक केस है, ये नहीं है। प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो देखना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आपको एफआईआर करनी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे लगता है कि ये जो है झूठा केस करने आई है मैडम, तो मैं इसकी इंक्वायरी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, चाहे केस झूठा हो चाहे बिल्कुल सच हो, आपको एफआईआर करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोई ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो सिर्फ उन्हीं केसेस में आप अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। चलो आपको पता तो चल गया है कि यहाँ पर कोई केस तो हुआ है, ठीक है,
तो क्या आप आगे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, इसके ऊपर भी आप परमिशन ले सकते हो डीएसपी से कि मैं इसकी, मुझे लगता है कि कोई केस बन नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन मैं करूँ कि ना करूँ, तो उसके लिए भी परमिशन ले सकते हो आप। मैं एफआईआर लॉन्च करूँ कि ना करूँ, मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी पहले, तो मैं क्या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता हूँ इसके ऊपर, उसके ऊपर भी परमिशन ले सकते हो आप। ठीक है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का जो टाइम पीरियड है वो 14 डेज़ का दिया गया है, लेकिन ललिता कुमारी केस में ये 7 डेज़ का टाइम पीरियड था। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये आए हैं हमारी नए प्रोविजंस में 173 के अंदर, जो कि 154 में कहीं ना कहीं नहीं थे, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ज़रिए वो आ ही चुके थे। तो कोई ऐसा कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई न्यू लॉ फॉर्म नहीं हुआ, बस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स का कोडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बस एक कंसेप्ट आया है, वो है इलेक्ट्रॉनिकली EFIR का कंसेप्ट। EFIR का कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन बहुत कम था, बहुत कम देखने को मिलता था। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द चेंजेस इन FIR। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।